लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 फेज की वोटिंग के बाद 4 जून 2024 को यह तय हो जाएगा कि देश की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। लेकिन लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही नेताओं ने अपनी जेब में हाथ डालना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे इन नेताओं की जेब से पैसा निकलना भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही शुरू हो गया है इलेक्शन कमीशन का काम, ताकि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जा सके। ऐसा इलेक्शन कमीशन का दावा है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में एक नेता कानून द्वारा तय की गई लिमिट तक ही पैसा खर्च कर सकता है और उसका हिसाब किताब उसे इलेक्शन कमीशन को देना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक नेता इलेक्शन में कितना पैसा खर्च कर सकता है, इस पैसे को खर्च करने के क्या नियम होते हैं और किस तरह से इस खर्चे का हिसाब किताब रखा जाता है। साथ ही बात होगी कि कैसे कैंडिडेट के खर्चे की लिमिट तय करने के बावजूद भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्या आपको पता है 1984 से लेकर अब तक भारत में हो रहे चुनाव पर कितना पैसा खर्च हुआ है और कैसे अब चुनाव सिर्फ करोड़पतियों के बस की बात ही रह गए हैं। आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इस एक्ट के तहत ही चुनाव आयोग किसी प्रत्याशी के खर्चे का हिसाब रखता है। लोकसभा चुनाव में होने वाले खर्चे की लिमिट पिछले 20 सालों में लगभग 3 गुना तक बढ़ाई जा चुकी है। 2009 में चुनाव खर्च की लिमिट 25 लाख रुपए थी, यानी 2009 में चुनाव लड़ने वाला कोई कैंडिडेट चुनाव के दौरान 25 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकता था। वहीं 2020 में यह लिमिट 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी गई थी। हालांकि यहां आपका यह जानना जरूरी है कि यह 95 लाख अपर लिमिट में आता है, यानी बड़े बड़े राज्यों में खर्च की लिमिट 95 लाख है, जबकि छोटे राज्यों में चुनाव खर्च की लिमिट 70 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले 54 लाख रुपए हुआ करती थी। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि इस खर्च में आता क्या क्या है। इसमें प्रत्याशी की सार्वजनिक बैठक, रैली, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, गाड़ियों सहित अन्य खर्च शामिल होते हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक चुनाव प्रत्याशी को अपना एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाना होता है और उसी में से अपना चुनाव प्रचार का खर्च करना होता है। रूल्स के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी 20,000 रुपए से ऊपर का खर्च कैश में नहीं कर सकता। इसके लिए उसे बैंक से ही भुगतान करना होता है। एक बात और, ऐसा भी नहीं है कि प्रत्याशी का जो मन आए वो खर्चा दिखा दे। चुनाव आयोग ने खर्चे की एक लिमिट भी तय कर रखी है। जैसे अगर किसी प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार के लिए दफ्तर किराए पर लिया है तो उसके मंथली रेंट की लिमिट जगह के मुताबिक 5 से 10,000 रुपए तक ही हो सकती है। यहां तक कि इसमें गुब्बारों, झाड़ू, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की कीमत भी तय की जाती है। चुनाव के दौरान चाय की कीमत 8 रुपए और समोसे की कीमत 10 रुपए तक की गई है। ऐसे ही खाने की बाकी चीजों पर भी रेट फिक्स है। और अगर चुनाव प्रचार में किसी प्रत्याशी ने किसी फेमस सिंगर या कलाकार को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया है, तो अगर कलाकार मशहूर है तो उसकी फीस 2 लाख रुपए या फिर उसका एक्चुअल बिल मानी जाती है, और अगर कलाकार लोकल है तो उसकी फीस 30,000 रुपए या फिर उसका एक्चुअल बिल होगी। यही नहीं, कार, बस और ऑटो जैसे वाहनों को किराए पर लेने का रेट पर डे 750 और 3,000 रुपए के बीच होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 77 सब सेक्शन 1 के तहत कैंडिडेट को अपने नॉमिनेशन से लेकर चुनाव की तारीख तक अपने खर्चे का ब्यौरा मेंटेन करना होता है। और सेक्शन 78 सब सेक्शन 1 कहता है कि चुनाव खत्म होने की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर उसे इस खर्च का ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जमा करवाना अनिवार्य है। यह ब्यौरा एक एफिडेविट के साथ जमा किया जाता है और अगर किसी कैंडिडेट का चुनाव खर्च तय लिमिट से ज्यादा होता है तो उस चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग द्वारा तय की गई लिमिट से चुनाव प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर बनाने में कोई मदद मिल रही है,
या अब नेता भी सिर्फ वही बन सकता है जो करोड़पति है? इस सवाल के जवाब से पहले आपको एक वाकया सुनाता हूं। 28 जून 2013 को भाजपा के दिवंगत लीडर गोपीनाथ मुंडे ने एक बुक लॉन्च के दौरान यह बयान दिया था कि उन्होंने 1980 में जब अपना पहला चुनाव लड़ा था तब 29,000 रुपए खर्च किए थे। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2009 में एक कैंडिडेट के लिए खर्च की लिमिट थी महज 25 लाख रुपए। और गोपीनाथ मुंडे ने चुनाव आयोग को दिए अपने एफिडेविट में तब बताया था कि उन्होंने अपने चुनाव खर्च पर महज 16 लाख रुपए खर्च किए हैं। क्या गोपीनाथ मुंडे के इस बयान के बाद कुछ हुआ? नहीं, बल्कि 2014 में वो केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। तो फिर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो खड़ा होता ही है। खैर, ये तो हुई एक वाकई की बात। अब लगे हाथ डेटा की बात भी कर लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद 5,743 कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स को एनालाइज किया। इसमें से सिर्फ 4 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अप्रूव्ड लिमिट से ऊपर खर्चा बताया था और सिर्फ 30 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपने एफिडेविट में बताया कि उनका खर्चा चुनाव आयोग द्वारा अप्रूव्ड लिमिट का 99.58% था। यानी उन्होंने लगभग उतना ही खर्च किया जितने की लिमिट सेट थी। इसके अलावा बाकी बचे 5,719 कैंडिडेट्स ने अपना खर्च अप्रूव्ड लिमिट का 45 से 55% के बीच ही बताया था, जबकि यही नेता इस बात की मांग उठाते रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव पर खर्च की जाने वाली लिमिट काफी कम है और इस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। सोचिए, फिर भी 99% कैंडिडेट्स ने अपना खर्चा अप्रूव्ड लिमिट का 45 से 55% ही बताया था। इस डेटा को देखने के बाद पूर्व चुनाव आयुक्तों का कहना था कि चुनाव के दौरान खर्चे की लिमिट को बढ़ाने की नहीं बल्कि कम करने की जरूरत है, क्योंकि एफिडेविट के मुताबिक 99% कैंडिडेट्स ने लिमिट का आधा ही पैसा खर्च किया था। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उलट। इस बार के चुनाव में यह लिमिट 95 लाख रुपए कर दी गई है। यही कारण है कि अब भारत में चुनाव लड़ने के लिए जेब में पैसा होना जरूरी हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े बता रहे हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 153 एमपीज ऐसे थे जो करोड़पति थे। 2009 के चुनाव के बाद करोड़पति एमपीज की संख्या बढ़कर 315 हो गई। 2014 में 443 करोड़पति एमपी संसद में थे और 2019 में यह संख्या बढ़कर हो गई 479। यानी 2004 में जहां सिर्फ 30% एमपी ही करोड़पति थे, वहीं 2019 में करोड़पति एमपीज का आंकड़ा 88% तक पहुंच गया। तो जरा खुद ही सोचिए कि कैसे चुनाव कोई लेवल प्लेइंग फील्ड रह गई है या नहीं, जहां सिर्फ अमीर ही इलेक्शन लड़ पा रहा है और अमीर ही संसद में पहुंच पा रहा है। इस सारे रायते में मैं आपको एक चीज तो बताना भूल ही गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत चुनाव आयोग ने कैंडिडेट के लिए तो खर्चे की लिमिट तय कर रखी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए खर्चे की कोई सीमा तय नहीं की गई है। यानी अगर कोई कैंडिडेट किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो उसकी पार्टी जितना चाहे उतना पैसा चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टी फाइनेंशियली जितनी मजबूत है वो पैसे के दम पर चुनाव में उतनी ही हावी भी दिख सकती है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि पिछले 40 सालों में किसी लोकसभा इलेक्शन पर कितना पैसा खर्च किया गया है। 1952 में जब देश का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तब चुनाव पर कुल 10 करोड़ रुपए के करीब खर्च किए गए थे, लेकिन 1984 आते आते लोकसभा चुनाव में यह खर्च 81.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। फिर हर लोकसभा चुनाव के साथ ये खर्चा डबल से ट्रिपल होता चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जमकर पैसा खर्च किया गया। उस चुनाव का कुल खर्च था 3,870 करोड़ रुपए और 2019 में ये खर्च बढ़कर 6500 से 6600 करोड़ रुपए हो गया था। और हाँ, ये तो वो खर्च है जो सरकार करती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स की माने तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स ने 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे और अनुमान के मुताबिक इस बार चुनाव में
1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि भारत के लोकतंत्र में अब बोलबाला उसी का है जिसकी जेब में पैसा है। बाकी नियमों का क्या, वो तो बने ही तोड़ने के लिए होते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।